अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ सफ़र मोहब्बत पार्ट 2। आज हमारी यूनिवर्सिटी में सालाना मुशायरे का इनेकाद किया गया था। हमेशा की तरह मेरा अब यूनिवर्सिटी से कोई वास्ता नहीं रहा था क्योंकि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी पिछले 1 साल से। लेकिन सर आरिफ मुझे मुशायरे में इनवाइट करना कभी नहीं भूलते थे और उनका मुझे इनवाइटेड पैगाम 1 हफ्ते से मौसूल हो चुका था। लिहाजा आज मेरा यूनिवर्सिटी जाना लाजमी था। कुछ मेरी जूनियर्स भी थी जिन्होंने कई दिनों से मेरा सर खाया हुआ था कि सलवा जी आपने यूनिवर्सिटी मुशायरे पर लाजमी आना है, जिनमें एक हमारे शहर के जाने माने मशहूर शायर रहीम साहब की एक बेटी आयशा रहीम भी शामिल थी। इससे मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। वैसे भी वो मेरी जूनियर थी, उसका ताल्लुक भी उर्दू डिपार्टमेंट से था। उसके सुबह से मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहे थे कि आज आप यूनिवर्सिटी ज़रूर आना, मैं आपको अपने बाबा से भी मिलवाऊंगी। खैर, रहीम साहब से मिलने का मुझे खुद भी किसी हद तक शौक़ था, जिनका शुमार बड़े बड़े शौराए कराम में होता। उनसे मिलना मेरा शौक़ था। मैं तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर पहुंची। अब्बू और दादा अब्बू बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मैंने दोनों को सलाम किया और कुर्सी खींचकर बैठ गई। दादा अब्बू बोले, आज हमारी बेटी को इतनी जल्दी जाग कैसे हो गई? मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। मैं मुस्कुराकर दादा अब्बू को देखकर बोली, वो दरअसल आज यूनिवर्सिटी जाना है, इसलिए मुझे जल्दी जागना पड़ा। क्यों बेटा, खैरियत? यूनिवर्सिटी किस लिए जाना है आपको? अब्बू ने सवाल किया। अब्बू जान, वो आज मुशायरे पर आपकी बेटी को भी बुलवाया गया है। इसी सिलसिले में मुझे यूनिवर्सिटी की आबो हवा खाने जाना है। अब्बू, आप मुझे ऑफिस जाते हुए छोड़ जाइएगा यूनिवर्सिटी। हाँ ठीक है बेटा, बस नाश्ता करें फिर निकलते हैं। अम्मी और खाला भी नाश्ता तैयार कर चुकी थी। भाई और भाभी भी उठ गए थे। सब नाश्ते में मसरूफ़ हो गए थे। चाय पीते हुए भाई को कहा, भाई आप भी चलें ना मेरे साथ। नहीं सलवा, तुम अब्बू जान के साथ चली जाओ, मुझे आज एक दोस्त को भी मिलने जाना है। तुम ऐसा करना, वापसी पर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। ठीक है भाई, मैंने फ़ौरन भाई को हाँ कह दी। अब्बू उठ गए थे नाश्ता करके और जाने का कह रहे थे। मैं भी सबको अल्लाह हाफिज़ कहकर अब्बू जान के साथ चली पड़ी। मैं अपने उर्दू डिपार्टमेंट में पहुंची तो मुझे काफ़ी जाने पहचाने चेहरे नज़र आए। सभी मेरी तरफ आ गए। कुछ साथ मेरे पढ़ती रही थी, कुछ क्लास फेलोज़ थी। उनसे मेरा वास्ता सिर्फ सलाम की हद तक ही था। पता नहीं क्यों वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी शुरू दिन से ही। मैंने हॉल की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि आयशा रहीम कुछ लोगों के साथ खड़ी नज़र आई। मैं वहाँ से खामोशी से गुजर जाना चाहती थी क्योंकि मैं इतने लोगों के बीच जाकर आयशा साहिबा को सलाम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि बाकी लोगों को तो मैं जानती ही नहीं थी कौन कौन उसके पास खड़ा है। मैंने गुजरते हुए एक नज़र उन सब की तरफ डाला तो वहाँ एहसन भी खड़े थे। ओह, तो इसका मतलब ये भी इस महफिल में आए हुए हैं। इस इंसान की नज़र भी मेरी ही तरफ थी। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, एक तो इस भागड़ बिल्ले को पता नहीं कैसे मेरा पता चल जाता है। हालांकि आज दूसरी बार देखने का इत्तेफाक हुआ था, फिर भी उस शख्स की नज़रें मेरा ही ताक़ुब क्यों करती फिरती है। इससे पहले कि मैं उन लोगों के पास से गुजरती, आयशा की आवाज़ मेरे कानों में टकराई और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं जितना वहाँ से भाग रही थी, आखिर को पकड़ी गई। आयशा चलकर मेरे पास पहुँच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम सलवा जी, कैसी हैं आप? मैंने सलाम का जवाब देकर उसका हाल अहवाल जानने के लिए भी मुँह खोलने ही वाली थी कि उसने फ़ौरन कहा, सलवा आइए, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। और मुझे ना चाहकर भी उसके साथ जाना पड़ा। इनसे मिलिए, ये है अहमद भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं, और ये साथ एहसन साहब हैं। इनसे तो आप मिल चुकी होंगी। मैं हैरान हुई कि आयशा को कैसे पता है कि एहसन से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। खैर, जो भी है, मैंने दिल में सोचा, और ये मिशल है, इसका भी आपको पता होगा, ये भी आपकी जूनियर रह चुकी है। मैंने सबको सलाम किया और आखिर पर मिशल को बोला, आप काफ़ी चेंज दिख रही है। वो बौखला के मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मेरा कहने का मतलब था कि आप पहले के सर पर हिजाब पहले की तरह सर पर हिजाब कभी नहीं देखा, और आज आप पहली दफ़ा मैंने आपको अबाया में देखा है। काफ़ी प्यारी लग रही हैं आप, ऐसे ही रहा करें। मिशल के चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो इतनी सहम क्यों गई है। वो उस वक्त
एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चली गई। मैंने आयशा से पूछा, इसे क्या हुआ? आयशा ने भी बात गोलमोल कर दी। मेरी नज़र फिर एहसन की तरफ उठी, जो सारी बात को बड़े गौर से सुन रहे थे, जैसे उनकी किसी अजीज़ रिश्तेदार की बात हो रही हो। और सुनाइए सलवा जी, क्या मसरूफियात हैं आपकी? भाई आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं मैंने। ये गुड़िया मेरी जब से इधर खड़ी थी, आपके आने से पहले आपकी तारीफ़ें ही करी जा रही थी कि भाई सलवा बहुत अच्छा लिखती है, हमें भी शर्फ बख्शिए अपनी शायरी सुनाने का। 2 वोट तो आपके हक में हो चुके हैं, एक मेरी बहन का और एक इन बरखुरदार एहसन मियाँ का। मैं हैरानी से एहसन का मुंह देखने लग गई और सोचा कि ये नकचड़ा भी किसी की तारीफ कर सकता है भला। इनका तो मुंह ना टूट जाए तारीफ करते हुए। मैंने दिल में सोचा, नहीं अहमद साहब बस थोड़ा बहुत अच्छा लिख ही लेती। मैंने दिल में सोचा, नहीं अहमद साहब बस थोड़ा बहुत अच्छा ही लिख लेती हूँ। ये आयशा को तो पता नहीं क्यों मेरा लिखा हुआ बहुत पसंद आता है। फिलहाल मैं वहाँ से फरार चाहती थी, इसलिए मैं सबको बोल कर अब हॉल के अंदर जाना चाहती थी। सर आरिफ की मुझे कॉल आ रही है बार बार। फिर हम चारों इकट्ठे हॉल के अंदर दाखिल हो गए। वो तीनों अपनी नशिस्तों पर जाकर बैठ गए थे। मैं सर आरिफ की तरफ बढ़ गई। उन्हें सलाम दुआ करने के बाद वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। सलवा बच्चे, कब से आपके इंतज़ार में थे हम, और आप अभी आई हुई हो। और मैंने सुना वो नालायक भी पाकिस्तान आया हुआ है। रहमान भाई की बात कर रहे थे सर। भाई के भी इस्तिज़ा रह चुके थे। इधर उधर की बातों के बाद सर आरिफ ने ही मेरा तारुफ रहीम साहब से करवाया। वो भी मुझे देखकर बोले, सलवा बेटा अच्छा ज़ौक शौक है आपका लिखने में, और कमाल हासिल है आपको। आयशा मेरी बेटी अक्सर मुझे आपके लिखे हुए शेर गज़लें नज़में सुनाती रहती है, और आप वाकई ही तारीफ़ के काबिल हो। अल्लाह लिखने की ताकत में इजाफ़ा फरमाए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। सर आरिफ और रहीम साहब भी कुर्सियों की तरफ बढ़ गए। मुशायरा शुरू होने वाला था और मैं कुछ देर खड़ी वहाँ यही सोचती रही कि तारीफ़ें कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। इतनी भी तारीफ़ अच्छी नहीं होती। मैं भी मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गई। आयशा ने अपने साथ मेरी सीट रखी हुई थी। मैं आयशा के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गई। आयशा के राइट तरफ अहमद बैठे हुए थे और उस साइड पर मैं, लेकिन मेरे साथ एक कुर्सी खाली पड़ी थी। मैंने आयशा से पूछा कि किसी दोस्त वगैरह की जगह भी रखी हुई है क्या? तो वो फ़ौरन मुस्कुराकर बोली, उधर एहसन भाई ने बैठना है, वो कोई कॉल सुनने गए हैं। आप परेशान ना हो सलवा जी, वो कोई जिन भूत नहीं है जो आपको खा जाएंगे। मैं आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराई। मैंने उस तरफ ध्यान किया तो एहसन आकर बैठ चुके थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये तो सच में कोई भूत है। अभी कुर्सी खाली थी और अभी देखा तो मौसूफ आकर बैठ चुके हैं। सब ने मेरी सुनाई हुई नज़्म की तारीफ़ की थी। आज तो कोई मेरे लिए आलमी तारीफ़ी दिन था। हर एक के मुंह से अपने लिए तारीफ़ें सुन सुनकर मेरे तो कान ही पक गए थे, पर मेरा जहन एक ही जगह अटक गया था। एहसन के लफ्ज़ों में बहुत मिठास थी। वो जब कुछ सुनाने के लिए लब खोलता तो खुद ब खुद ही ध्यान उस बंदे की तरफ चला जाता और दिल चाहता कि वो बोलता रहे और हम सुनते रहे। हम सुनते रहे से क्या मतलब? मेरे अंदर से किसी की आवाज़ आई। मुझे लगता है मैं जो बोलना चाहती थी वो नहीं बोला। मुझे कहना चाहिए कि वो बोलता रहे और मैं सुनती रहूं। उसने आखिर पर गालिब का एक शेर सबकी नज़र किया। आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गया, साहब को दिल ना देने पे इतना गुरूर था। लेकिन वो शेर सुनाते हुए मुझे क्यों देख रहा था? मेरे अंदर ये सवाल बार बार आए जा रहा था। मैंने अक्सर मौक़ों पर देखा उसकी नज़रें मुझे ही घूरती हुई थी। कुंजियाँ कुंजी आँखों वाला बागड़ बिल्ला पता नहीं क्यों मुझे घूरता रहता था, और ये समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे गुस्से से नहीं देखता था, खाली नज़रों से बस मेरा ताक़ुब करता जाता था। सवालिया निशान बनकर रह गई थी उसकी आंखें मेरे लिए। सलवा जी, कहाँ खोई हुई हैं आप? आयशा पूछ रही थी मुझसे। नहीं आयशा, वो बस मैं सोच रही थी कि अब मुझे घर चलना चाहिए। दोपहर के 4 होने वाले हैं। भाई ने मुझे कहा था कि मुझे फ़ोन करना, वो मुझे पिक कर लेंगे। नहीं नहीं, आपको मैंने ऐसे नहीं जाने देना। पहले चलकर मेरे साथ खाना खाएं, उसके बाद आप घर जाने का सोचिएगा। आयशा मुझे बाजू से पकड़कर खाने की टेबल की तरफ ले गई। वहाँ टेबल के इर्द गिर्द सब लोग खाने में मसरूफ़ थे। अहमद भी चलकर हमारी तरफ आ गए थे। सलवा जी, आप तो सच में तारीफ़ के काबिल हैं, माशाअल्लाह, बहुत हुनर से नवाजा है अल्लाह ताला ने आपको। अहमद मेरी तारीफ़ पर फिर लेक्चर दे रहे थे और मैं तारीफ़ें सुन सुनकर सुबह से मेरे कान पक गए थे। आयशा ने एक ही प्लेट में हम दोनों के लिए बिरयानी निकाली थी। खाते हुए मेरी नज़र एहसन पर पड़ी।
वो मिशेल के साथ खड़े खाने में मसरूफ़ थे और उनकी नज़रें हमेशा की तरह इधर ही थी, मेरी तरफ। सलवा जी, मिशेल पता है कौन है? मैं सवालिया नज़र से आयशा की तरफ देखने लग गई थी। मिशेल वही जो एहसन भाई के पास खड़ी है। मैं फिर चुप रही। आपको पता है वो एहसन भाई की मंगेतर है। मेरे चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए, लेकिन मैं क्यों इतनी परेशान हुई जा रही थी? एहसन के लिए मेरी बला से शादीशुदा हो, मुझे क्या लेना देना उससे? सलवा, आपको पता है मिशेल अक्सर हमारे इस जूनियर रमीज़ के साथ दिखाई देती है। अक्सर अक्सर क्या, बल्कि हर रोज़। मुझे नहीं लगता वो एहसन भाई के साथ इस रिश्ते के लिए राज़ी है, क्योंकि मिशेल मॉडर्न लड़की है और एहसन भाई की फितरत बहुत अलग है। मैं इस दौरान आयशा की बातों को आराम से सुन रही थी। बस मॉडर्न बस यूनिवर्सिटी की हद तक है। यूनिवर्सिटी में आकर बस वो आज़ाद घूमती है। घर वो वैसी ही होगी जैसे आज दिखावे के हिजाब में घूम रही है। वो बस धोखा दे रही है अपने घर वालों को भी और एहसन को भी। मैं इतना कहकर खामोशी से बिरयानी खाने में मसरूफ़ हो गई। आयशा, ये तुम मुझे सलवा जी क्यों कहती रहती हो? इज्जत देनी है तो सलवा आप ही कह लिया करो, लेकिन ये जब साथ में जी लगाती हो, मुझे पता नहीं क्यों शर्मिंदगी होती है। और अगर आप ही भी नहीं कहना तो सिर्फ सलवा बोल लिया करो। वो मुस्कुराकर बोली कि कोशिश करूँगी। आयशा अच्छी लड़की थी, मुझे लगती भी अच्छी थी। महराल की तरह थी मुझे आयशा भी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 5 बजने को थे। मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है अब भाई को फ़ोन कर लेना चाहिए। मैं आयशा को एक्सक्यूज़ करके भाई को फ़ोन करने के लिए बैग से मोबाइल निकाला। भाई को कॉल मिलाई, लेकिन बैलेंस ख़त्म। मुझे शदीद गुस्सा आया कि बैलेंस को भी आज ही ख़त्म होना था। सलवा, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एहसन खड़े हुए थे। कोई मसला है आपको? सब ठीक तो है ना? आप परेशान नज़र आ रही हैं। उसे मेरी परेशानी की कब से फ़िक्र होने लग गई। मैंने दिल में सोचा। नहीं, वो मैं भाई को कॉल कर रही थी कि मुझे ले जाए आकर, लेकिन मेरे मोबाइल में क्रेडिट ख़त्म हो गया है। तो आप इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो रही हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती अपना मोबाइल पकड़ा चुके थे। मुझे रहमान भाई का नंबर मेरे मोबाइल में है, निकाल कर उन्हें फ़ोन कर ले आप। इतना कहकर वो सर आरिफ लोगों के पास जाकर खड़े हो गए। मैंने भाई को कॉल की। कॉल उठाते ही सलाम के बाद भाई बोले, जी एहसन साहब, कैसे याद किया आज आपने? मैं बोली, जी एहसन साहब तो नहीं है, हम सलवा बात कर रही हैं। भाई हंसने लग गए और बोले, लगता है मेरी गुड़िया के मोबाइल से क्रेडिट ख़त्म हो गया। जी भाई, इसीलिए एहसन के मोबाइल से आपको कॉल कर रही हूँ और मुझे ले जाए आकर। जी मेरी गुड़िया, मैं बस 10 मिनट में पहुँचा। मैं कॉल बंद करके मोबाइल वापस करने के लिए एहसन के पास गई। उन्हें मोबाइल देकर शुक्रिया अदा किया उनका। वो मुस्कुराकर बोले, शुक्रिया वाली क्या बात है, ये मेरा फ़र्ज़ था। मैं सोच में पड़ गई कि इनका फ़र्ज़ कैसे हुआ भला। खैर, जो भी था, मैं फिर भी एक दफ़ा उनका शुक्रिया अदा करके कि मैंने फिर भी एक दफ़ा उनका शुक्रिया अदा किया और सोचा आयशा को भी खुदा हाफिज़ कहती जाऊँ। मैं वहाँ से जाने के लिए मुड़ी थी कि एहसन ने फिर आवाज़ दी मुझे, सलवा। मैं पीछे मुड़कर देख रही थी उन्हें कि क्या कहना है उनको। वो आगे से सिर्फ इतना ही बोल पाए कि कुछ नहीं, अब जाए, अल्लाह हाफिज़। मुझे ऐसे जवाब की तौका नहीं थी उनसे। नक चढ़ा ना हो तो भला ऐसे भी कोई करता है। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर गेट की तरफ चल दी, जहाँ रहमान भाई मेरे इंतज़ार में खड़े थे। आयशा से भी मिले बगैर मैं वहाँ से चली आई। मूड ही इतना ख़राब हो चुका था मेरा, उस बागड़ बिल्ले की वजह से। सलवा बिल्कुल नहीं बदली थी। वो आज भी वैसी ही कमगो थी, हसास और हया का पीकर अपने चेहरे पर सजाए हुए, हमेशा की तरह एक अच्छी खूबसूरत सादा सी लड़की। वो सलवा जिसे मैंने मोहब्बत की इंतहा की मोहब्बत की और अपनी ही मोहब्बत के किरदार पर मैंने कीचड़ उछाल दी। कुछ फैसले गलत करते हैं, छोटे गलत करते हैं, और यहाँ फ़ैसला बड़ों ने गलत कर दिया। आज भी ये सब बातें मुझे चैन नहीं लेने देती थी। क्या मुझे सलवा से माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या अपनी हर कोताही का अज़ाला करना चाहिए? एहसन साहब, किस कोताही की बात कर रहे हो? जैसा बेहिस इंसान भी भला शर्मिंदा हो सकता है। मोहब्बत के दावे करने वाला इंसान ही अपनी मोहब्बत के साथ खेल गया और वो शर्मिंदा कैसे हो सकता है?
मेरे अंदर के ज़मीर ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। पिछले कई बरस से एक एक लम्हा मैंने कितनी अजियत में गुजारा था। सिर्फ इस गलती के बोझ के तले कि सलवा के साथ मैंने अच्छा नहीं किया। उन्हें क्या उसके साथ अच्छा मैंने, लेकिन मैं उस पारसा लड़की से माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। वो जो चाहे मुझे सज़ा दे, मुझे बुरा भला कहे, लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। फिर ही मेरी बाकी ज़िंदगी चैन से गुजर पाएगी उसकी माफ़ी के सहारे। मैंने दिल में तय कर लिया था कि अब की बार सलवा मुझे जहाँ कहीं भी मिलेगी, मैं उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा। मुझे उम्मीद है वो मुझे माफ़ भी कर देगी। उम्मीद ही वो वाहिद रोशनी थी जो मुझे जगमगाती हुई दिखाई दे रही थी। मौसम बदल रहा था। बाहर लॉन में धूप की चमकती हुई रोशनी बहुत भली लग रही थी। सर्दियों में धूप में बैठने का एक अपना ही मज़ा था। आलियान और शायान थोड़ी दूर लॉन में खेल रहे थे। मैं महराल और भाभी बैठी थी, चाय का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी आज घर पर नहीं थी, वो आंटी के साथ उनके घर गई हुई थी। महराल की छुट्टियां चल रही थी कॉलेज से, इसलिए उसे मैंने और भाभी ने काफ़ी इसरार के बाद रोक लिया था। खाला भी चाय ले आई थी और साथ कबाब भी तलाई थी। चाय पीते हुए मुझे मिशल का ख्याल आया कि वो दिखावा क्यों कर रही थी एहसन के सामने। पहले तो वो आज़ादाना घूमती हुई दिखाई देती थी उस लड़के रमीज़ के साथ, लेकिन मैं मिशल को लेकर इतनी सीरियस क्यों हो रही हूँ? क्या मेरा दिल कोयले की तरह जल तो नहीं रहा जब से मैंने सुना है कि वो एहसन की मंगेतर है? नहीं नहीं, मैंने क्यों जलना है भला? मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए नहीं नहीं के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। भाभी ने मेरे चेहरे के आगे अपना हाथ लहराते हुए कहा, कहाँ खोई हुई हो भई? मैं भाभी के बुलाने पर अपने हवासों में वापस आ गई। कुछ कुछ नहीं भाभी। कहीं नहीं भाभी। इतना कहकर मैं चाय पीने में फिर से मसरूफ़ हो गई। सलवा कितनी अलग है सबसे। क्या कोई इंसान पहली नज़र में भी अच्छा लग सकता है? हाँ, शायद कोई पहली नज़र में भी अच्छा लग सकता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सलवा भी तो मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी है। कितनी सादा, दिलकश है वो। और सबसे बढ़कर वो एक अच्छी सोच की सुलझी हुई लड़की है। उसकी आदत अच्छी थी। वो कुछ भी अपने दिल में छुपा कर नहीं रखती थी, ज़बान पर बोल देती थी। चाहे अगले को गुस्सा आए या ना आए, उसे उसकी परवाह नहीं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन सियानी बहुत है, जिसे हम समझदार भी कह सकते हैं। हैरान इस बात पर हो कि वो मिशल को ऐसा क्यों कह रही थी कि आपको आज हिजाब और अबाया में पहली बार देखा है, आप अच्छी लग रही हो। क्या मिशल सिर्फ दिखावा करती है? हम सब की आंखों में धूल झोंक रही है। मिशल के साथ मेरी रजामंदी नहीं थी, लेकिन अम्मी की वो लाडली भतीजी थी, और नाराज़ मैं अपनी माँ को भी नहीं देख सकता। लेकिन कभी किसी लिहाज से नहीं लगा था कि मिशल को मुझ में दिलचस्पी है। कभी भी उसकी किसी हरकत से नहीं लगा था कि वो इस रिश्ते से खुश है। लेकिन माँ की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वो बहुत जल्द आंखों से पट्टी उतर जाएगी अम्मी की, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मिशल खुद भी इस रिश्ते से राज़ी नहीं है। जल्द या बदेर हकीकत खुलकर सामने आने ही वाली है, और मुझे इस दिन का इंतज़ार है। मैं अपनी और उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता। रिश्ता कर देना आसान काम है, लेकिन उसे मजबूत बनाना बहुत मुश्किल काम है। और फिर दिल भी मुतमईन ना हो तो कैसे ज़िंदगी बसर होगी? मेरे लिए अगर कोई लड़की बनी है तो वो सलवा है। मेरे दिल से आवाज़ आई, हाँ, वो सलवा ही है। मुझे मोहब्बत हो गई है सलवा से। मेरी ज़बान से ये लफ्ज़ निकले और मेरे चेहरे पर मुस्कान उतर आई। मेरा मन कर रहा था कि मैं बोलता जाऊँ कि हाँ, मुझे सलवा से मोहब्बत है। कल भाभी की वापसी थी। आलियान और शायान के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी, जिस वजह से उन्हें वापस अमेरिका जाना था। भाई लोगों की वापसी के लिए रिजवान भाई ने आज सुबह फ़ोन करके हम सबको खाने पर मद्दू किया था। उनका कहना था कि फिर ज़िंदगी पता नहीं रहे ना रहे, इसलिए और फिर पता नहीं कब मुलाकात हो, जिस वजह से रात का खाना आज सब इकट्ठे उनके घर खाएंगे। रिजवान भाई की बातें बहुत अजीब होती थी। कभी कभी मुझे उनका जहन साई को लगता था। मैं ये बात करके खुद ही मुस्कुरा दी। रात को पहनने के लिए अपने और महराल के कपड़े निकालने के लिए मैं अलमारी की तरफ बढ़ गई।
हम सब तकरीबन रात के 6 बजे रिजवान भाई के घर पहुंचे। वहां सब ने बहुत अच्छे से हमारा इस्तकबाल किया। रिजवान भाई बोले, अभी एक बंदे से आप नहीं मिले, उन्हें मैंने कब से रोका हुआ है कि आपसे मिले बगैर और अपनी भाभी के हाथ का खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। किसी का फ़ोन आ गया है, उसे वो सुन रहा है, ज़रा आ जाता है। मेरे जहन में हमेशा की तरह बम फूटा। एहसन की बात कर रहे हैं भाई, और वो मौसूफ भी आए हुए हैं। एक तो वो हर जगह पहुंच जाते हैं, मुझे लगता है उनके पास अलादीन का कोई चिराग है, हर जगह टपक पड़ते हैं किसी जिन की तरह। और ऊपर से उनके फ़ोन ख़त्म ही नहीं होते, पता नहीं कैसे हर वक्त फ़ोन सुन लेते हैं। तंग भी नहीं आते फ़ोन सुन सुन के। कुंजी आंखों वाला बागड़ बिल्ला ना हो तो उसी वक्त सलाम की आवाज़ गूंजी। मैंने नज़र ऊपर उठाकर देखा तो एहसन खड़े थे और दादा अब्बू और भाई से बड़ी गर्मजोशी से मिले थे। मुझे अब यहाँ बैठना दुश्वार लग रहा था। सब बड़े बड़े बैठे थे, मेरा यहाँ क्या काम। भाभी भी उठकर अंबर भाभी के पास किचन में चली गई थी। महराल बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई थी। मैंने भी सोचा भाभीयों के पास किचन में ही चली जाती हूँ। मैं अभी उठने ही लगी थी कि रिजवान भाई ने मुझे रोक लिया। बैठो सलवा बेटा, जब तक खाना नहीं लगता ज़रा दोनों शायर हमें कुछ सुनाओ, आज तुम और एहसन। मैंने नज़रें घुमाकर एहसन की तरफ देखा। वो तो जैसे पहले से तैयार बैठे थे कि मुझे कोई बोले और मैं शेर सुनाना शुरू कर दूँ। रहमान भाई भी शुरू हो गए बोलने के। हाँ हाँ, चलो चलो, सुना दो कुछ, कुछ भी सुना दो, किसी भी शायर का शेर सुना दो। लाजमी नहीं कि आप दोनों अपने शेर बोलो। शुक्र था कि अब्बू और दादा अब्बू नमाज़ पढ़ने चले गए थे। उनके सामने भी उनके सामने मैं कभी ऐसे बिला झिझक होकर शेर व शायरी नहीं करती थी। मैं फ़ौरन बोली कि भाई, अभी मुझे कोई शेर याद ही नहीं आ रहा। ना सलवा, ना सलवा ना, ये तो सरासर झूठ बोल रही हो तुम हमसे। चलो, ज़्यादा नहीं, एक दो ही सही। मैंने एहसन को कहा, आप शुरू करें पहले। उन्होंने हल्का सा गला को खंकारा और अमीर मीनाई का शेर सुनाने लगे। पहचान पर है नाज तो पहचान जाइए, क्या है हमारे दिल में भला जान जाइए। रिजवान भाई और रहमान भाई दोनों वाह वाह की दादे दे रहे थे एहसन को, और उन्होंने ये शेर पता नहीं किस लिहाज से पढ़ा। एक तो उस नक्चड़े की समझ भी नहीं आती थी मुझे। रहमान भाई बोले, सलवा अब तुम्हारी बारी है। मैंने 2 मिनट की खामोशी के बाद मेरे जहन में सूफी तबस्सुम साहब का एक शेर आया। बस मैंने जैसे तैसे करके अर्ज कर दिया। देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज़ भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। एहसन की नज़रें मेरे चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही थी। पता नहीं क्यों मेरे शेर पर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। मुझे लग रहा था कि वो अब आगे और नहीं सुना पाएंगे, पर मैं गलत थी। उन्होंने अपनी बारी मुकम्मल की थी मोहसिन नकवी साहब के शेर से। तेरे हिज्र में और मुझे क्या करना है, तेरे हिज्र में और मुझे क्या करना है, तेरे नाम किताबें लिखता रहता हूँ। वाह वाह, क्या बात है एहसन, मज़ा आ गया। बहुत दाद दे रहे थे रहमान भाई। मैं बस करके उठने लगी थी कि एहसन की आवाज़ पर मैं चौंक कर रुक गई। सलवा, अपनी बारी मुकम्मल करें। अगर आज दोनों भाइयों का मन कर ही आया है शेर सुनने का, तो आप मैदान छोड़कर भाग क्यों रही है। इसी बात को करते करते एहसन ने एक और शेर मेरी तरफ देखकर तंजिया लहजे में पड़ी। हसरत मोहानी का। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना न याद आया। मुझे भी ना चाहकर आगे शेर सुनाना पड़ा। पता नहीं क्यों एहसन के रोकने से मेरे पाँव रुक गए थे। उसके कहे हुए लफ्ज़ों में बड़ी ताकत थी, या शायद चाहत थी कि उसने मुझे रोका। अपने लिए था, लेकिन नाम भाइयों के लिए ले लिया था। मैंने पहले ही सबको वार्न करके बोल दिया कि ये आखिरी, इसके बाद मैंने नहीं सुनाना कोई भी शेर। मैंने सागर सिद्दीकी का एक शेर सुना दिया। रात की रानी का झोंका था किसी की याद भी, रात की रानी का झोंका था किसी की याद भी, देर तक आंगन मेरे एहसास का महका रहा। इस शेर के बाद मैं वहाँ टिकी नहीं, एक्सक्यूज़ करके किचन की तरफ बढ़ गई, जहाँ खानों की दिलकश खुशबुएं फैली हुई थी। अंबर भाभी टेबल पर खाना लगा रही थी। अब्बू और अंकल लोग भी आ चुके थे नमाज़ पढ़कर।
कि आंटी ने मुझे कहा, जाओ सलवा, रिजवान लोगों को भी ड्राइंग रूम से बुला लाओ कि खाना लग गया है, टेबल पर आ जाए वो तीनों भी। ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए मैं दिल ही दिल में बड़बड़ा रही थी कि आंटी को भी मैं ही मिली थी उनको बुला कर लाने के लिए। बार बार पता नहीं क्यों वास्ता पड़ता रहता है मेरा उस नकचड़े से। रूम में पहुंचकर मैंने उन्हें खाने का बोला कि खाना तैयार हो चुका है, टेबल पर आप तीनों की कमी थी, सब बुला रहे हैं, चल कर खाना खा ले। मैं उन्हें इतला देकर कोल्ड ड्रिंक वाले ग्लास उठाने लग गई। रहमान भाई और रिजवान भाई कमरे से जा चुके थे। मैं ग्लास उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो एहसन दरवाजे में ही खड़े थे। मैं हैरान हुई कि वो दोनों तो चले गए, इनका क्या खो गया है जो अभी तक यहाँ खड़े ताड़ रहे हैं। मैंने पूछ लेना मुनासिब समझा। आप नहीं चल रहे? कुछ खो गया है क्या आपका जो आप रुक गए हैं इधर? थोड़ी सी खामोशी के बाद वो बोले, यही तो समझ नहीं आ रही मुझे अब तक कि कुछ खो गया है मेरा। लगता तो मुझे ऐसा ही है कि कुछ खो गया है मेरा, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या खो गया है मेरा। खैर छोड़े आप इस बात को, वो मैंने कहना था कि आपके कहे हुए शेर अच्छे थे, मुझे पसंद आए, मुझे पसंद किया आने, बल्कि आपने मेरी पसंद के शेर सुनाए। आपकी पसंद की तो मुझे खबर नहीं, ये मैंने अपनी पसंद के शेर बोले, इतनी मुझे खबर है। मैं हल्का सा मुस्कुराई और बाहर जाने के लिए आगे बढ़ने लगी तो वो फिर बोले, सलवा, किस हद तक फिर हमारी पसंद मिलती जुलती है? मैंने आगे से कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और इतना बोलकर बाहर निकल गई कि खाना खा ले आकर, सब इंतज़ार कर रहे हैं। खाना खाने के बाद चाय की तलब होने लग गई थी सबको और रिजवान भाई के मुंह पर बस एक ही बात थी कि चाय सलवा ही बनाएगी। रिजवान भाई, ये तो कोई बात ना हुई ना, हम इधर भाभी के हाथों के खाने और चाय वगैरह पीने आए हुए हैं और आप फिर मेरे हाथ की चाय पीने की बात कर रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। सलवा बच्चे उठ जाओ, चाय तो तुम ही बनाओगी। वो दरअसल बात पता क्या है, तुम्हारी भाभी के हाथों की चाय पी पी कर हम सब तंग आ गए हैं, इतनी बेसुरी चाय बनाती है कि कुछ ना पूछो। रिजवान भाई की इस बात पर सभी हंसने लग गए थे, यहाँ तक कि अंबर भाभी भी, क्योंकि वो भी जानती थी कि रिजवान भाई महज मजाक कर रहे हैं। मैं उठकर किचन में चली आई चाय बनाने के लिए। किचन में गजाला बर्तन धो रही थी। गजाला, मुझे सारी चीज़ें बता दो, कहाँ कहाँ पर रखी हुई है, ताकि मुझे चाय बनाने में मुश्किल पेश ना आए। बीबी जी, आप तो मेहमान हैं, आप क्यों चाय बनाने आ गई किचन में? जाए, आप अंदर चली जाए, मैं चाय बना कर ले आती हूँ, चले आप जाए बीबी जी। गजाला, रिजवान भाई के कहने पर मैं चाय बनाने लगी हूँ, उन्हें मेरे हाथ की चाय पीनी है इसलिए। लेकिन फिर भी बीबी जी। गजाला, क्या बीबी जी की रट लगाई हुई है, उन्हें ही चाय बनाने दो। मेरे कहने पर ही रिजवान भाई ने उन्हें चाय बनाने का बोला है, क्योंकि ये चाय बहुत अच्छी बनाती है। एहसन ने मेरी तरफ देखकर आखिरी लफ्ज़ अदा किए थे। मैं दूसरी तरफ रुख फेर कर चाय बनाने में लग गई थी। साहब जी, आपको कुछ चाहिए था जो आप भी किचन में आ गए? मुझे आवाज़ लगा देते, मैं आ जाती वहाँ पहले। बीबी जी किचन में आ गई और अब आप भी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग किचन में आकर काम करो मेरे होते हुए। गजाला, कोई बात नहीं, चाय ही तो बनानी है, कौन सा मुश्किल काम है, और वैसे भी मैं कौन सा देगे बनाने लग गई हूँ किचन में आकर। और दूसरी बात, ये तुम मुझे बीबी जी क्यों कहकर पुकारती हो? बार बार मेरा नाम लिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। वो मुस्कुराकर बोली, जी अच्छा बीबी जी, और हाँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ शायद। जी, किससे? जी, आप ही से मुखातिब हूँ एहसन साहब। आपका किचन में कोई काम नहीं, लिहाजा आप जाए यहाँ से। वो मैं तो देखने आया था कि आखिर क्या ऐसा डालती हैं आप चाय में जो इतनी लजीज बनती है। मुझे भी बनानी सिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैंने गुस्से से घूर कर एहसन की तरफ देखा। गजाला हम दोनों की बातें सुनकर खड़ी मुस्कुरा रही थी और बोली, साहब जी, आप क्यों बाजी को तंग कर रहे हैं? गजाला, मैं कब तुम्हारी बाजी को तंग कर रहा हूँ, बल्कि ये मुझे तंग कर रही है, पता नहीं कब से। मैंने एहसन के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। बिलाशुबा उन्होंने आखिरी लफ्ज़ आहिस्ता आवाज़ में अदा किए थे कि जैसे वो लफ्ज़ सिर्फ मुझे ही सुनाए गए हो। मैंने शुक्र किया कि वो किचन से चले गए थे। मैं कप में सब के लिए चाय डाली और कप में 2 चम्मच भरकर मैंने नमक के चाय में मिक्स कर दिए। गजाला बाजी, ये आप क्या कर रही हैं? गजाला,
ये कप एहसन को दोगी, ये कप मैं एहसन को दूंगी, फिर कभी उन्हें मेरी चाय पसंद नहीं रहेगी। आज तो उन्हें बड़ा मज़ा आ जाएगा चाय पीने का। चलो अब उठाओ ट्रे और सबके आगे खुद चाय रखना, ताकि तुम भूलो मत कि कौन से कप में नमक डाला हुआ है। और याद रखना, भूल मत जाना कि कौन सा कप है। चलो अब जाओ, मैं बाकी चाय केतली में डाल लाती हूँ। गजाला सबके आगे चाय रखाई थी। वो आकर बड़ी खुशी से मुझे बता रही थी कि बाजी, मैं चाय दे आई हूँ सबको। मैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ लाउंज में चली आई। सब लोग बातों में मसरूफ़ थे। रिजवान भाई मुझे देखते हुए बोले, आओ सलवा बच्चे आओ, चाय पी लो, तुम भी चाय पी लो आकर। और बड़ी मेहरबानी चाय बना कर दी हम सबको। सब चाय पीने में मसरूफ़ हो गए थे। एहसन और रिजवान भाई ने अभी अपनी चाय का कप नहीं उठाया था। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि एहसन कप उठाए अपना। एहसन मेरी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा दिए थे कि जैसे उन्हें खबर हो गई हो कि उनकी चाय में मैंने नमक मिक्स किया हुआ है। एहसन ने आखिरकार कप उठा ही लिया और मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। इस वक्त बड़े आए मेरे हाथों की चाय पीने वाले, एक घूंट इसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। पर ये क्या, ये तो बड़े मज़े से चाय पीते जा रहे थे। तो नमक वाला कप रिजवान भाई के पास चला गया। गजाला की बच्ची, ये क्या किया तुमने? मैं दिल ही दिल में गजाला को सलवाते पड़ सुना रही थी। अब मैं क्या करूं, कैसे भाई के आगे से वो कप उठाऊं? मैं चाय वाला कप उठाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि एहसन ने चाय का कप मुझसे पहले उठा लिया। मैं दिल ही दिल में बड़बड़ाई कि ये सारा किया धरा इन जनाब का है। मुझे बहुत गुस्सा आया एहसन पर, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि कप उठा लिया था पहले ही एहसन के बच्चे ने। भाई चाय पी ले, ठंडी हो रही है। वैसे भी कुछ भीगी बिल्लियों की नज़रें हैं आपके कप के ऊपर। एहसन मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर भाई के हाथों में चाय का कप थमा चुके थे। मैं वहाँ से अब किसी तरीके फरार चाहती थी। उफ अल्लाह, क्या होगा जब रिजवान भाई चाय पियेंगे तो? एहसन फिर रिजवान भाई को कह रहे थे, भाई जल्दी चाय पिए ताकि दूसरे कप को भी पीने की बारी आ सके। इतनी अच्छी चाय बार बार थोड़ी ना मिलती है। रिजवान भाई ने जो ही चाय वाले कप को मुंह लगाया, मैं फ़ौरन उठ गई ताकि यहाँ से किसी तरीके से बाहर निकल जाऊँ और इस गजाला की बच्ची को जाकर पकड़ूँ, जो इतनी बड़ी गलती करके यहाँ से जा चुकी है। एक घूंट लगाते ही भाई को ज़ोर की खांसी आई और मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ की वहाँ ही जम गई। एहसन के लबों से एक शरीर सी मुस्कुराहट बरस रही थी। सलवा बच्चे, क्या बात है? चीनी डालने की बजाय चाय में नमक डाल दिया है क्या? एहसन फ़ौरन बोले, नहीं, हमारी चाय में तो नमक नहीं था, बल्कि बहुत मज़ेदार चाय थी। मैं तो एक और कप पीने लगा हूँ। रिजवान भाई सॉरी, कप आपकी तरफ आ गया। वो दरअसल नमक मैंने अपनी चाय वाले कप में डाला था। गजाला किचन में से मेरा कप उठा लाई थी। सलवा, इतना नमक है इसके अंदर? तकरीबन 2-3 चम्मच नमक मिक्स है इसके अंदर। इतना नमक पीकर मरना था क्या? भाई, मैं आपको और डाल देती हूँ चाय, आप नमक वाली चाय रख दे। मैंने रिजवान भाई को दूसरे कप में चाय डाल दी और वो पीते हुए बोले, देखा, अब पता चल रहा है कि सलवा के हाथों की बनी हुई चाय पी रहा हूँ। मैं एहसन की तरफ नज़रें उठाकर देखा, जो जीत की सूरत में बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने घूरते हुए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। भाई भाभी और बच्चे चले गए थे वापस। घर ऐसे सुनसान पड़ा हुआ था कि जैसे कोई रहता ही ना हो, वरना आलियान और शायान की आवाज़ें पूरे घर में गूंजती रहती थी। हर वक्त घर में रौनक सी लगी रहती थी उनके होते हुए। मेरे मोबाइल में सुबह से किसी पुराने नंबर से मैसेज पर मैसेज आ रहे थे। पता नहीं कौन था कौन नहीं, मैंने जवाब देना लाजमी नहीं समझा था। आज महराल भी वापस चली गई थी अपने घर, उसके भी कॉलेज ओपन हो गए थे। मैं कुछ ज़्यादा ही अकेली हो गई थी घर में। अब्बू और दादा अब्बू ऑफिस चले जाते थे, खाला भी और अम्मी अपने ही कामों में मसरूफ़ दिखाई देती थी। दादा अब्बू घर आ गए थे। मेरे मोबाइल पर फिर एक मैसेज आया, सलवा जी लिखा हुआ था। पता नहीं ये कौन है, कैसे पहचानूं? एक तो हर कोई मुझे जानने वाला मेरे नाम के साथ जी ज़रूर लगाता है, जैसे मैं कोई बड़ी दादी अम्मा हूँ। मैं सोचते हुए कमरे से बाहर निकल आई कि दादा अब्बू के साथ चलकर चाय पीती हूँ, थोड़ा वक्त गुजर जाएगा। मैं चाय बनाकर दादाजी के कमरे में ही ले आई थी। वो असर की नमाज़ अदा कर रहे थे। मैं खामोशी से साइड पर सोफ़े के ऊपर बैठ गई थी। दादा अब्बू नमाज़ पढ़कर उठ गए थे। मैंने उन्हें चाय का कप थमाया। इतनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने मेरे हाथ से कप ले लिया। दादा अब्बू, मैंने कितनी दफ़ा आपसे बोला है कि रोज़ रोज़ ऐसे ना जाया करें ऑफिस, थक जाते होंगे आप। ना मेरी बच्ची, बंदा घर में रहकर थक जाता है, बाहर निकल कर सो यार, बेली मिल जाते हैं।
दिल लगा रहता है। अच्छा छोड़ो तुम इस बात को, ये बताओ कि रहमान का फ़ोन आया, पहुंच गए हैं ना खैरियत से? हाँ जी दादाजी, पहुंच गए हैं वो लोग। मैं आपकी रात को बात करवाऊंगी भाई से भी और बच्चों से भी। अच्छा सलवा, ये लो मोबाइल और ज़रा इस बच्चे को तो फ़ोन मिलाना। क्या नाम है इसका? मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो रिजवान के साथ अक्सर घर भी आ जाता है। आप एहसन की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, एहसन पुत्र। उसको फ़ोन तो मिलाओ, वो कह रहा था घुटनों घुटनों वाले डॉक्टर के पास लेकर जाएगा मुझे। अभी तक आया क्यों नहीं, पूछो ज़रा उसको। मैं मोबाइल में से नंबर मिलाने लगी तो दादाजी बोले, इसके नंबर पर उसका नाम लिखा हुआ है। उसने नंबर खुद अपना मोबाइल में डाल कर दिया था मुझे कि जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन कर देना आप। बहुत लायक और अच्छा लड़का है। मैंने नंबर निकाला मोबाइल में से। ये नंबर कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है मुझे। ओह याद आया, ये तो वही नंबर है जिस नंबर से मुझे सुबह से मैसेजेस आ रहे थे। अच्छा, तो ये बागड़ बिल्ले का नंबर है। मैं फ़ोन मिलाकर दादाजी को मोबाइल पकड़ाने लगी तो वो बोले, तुम ही पूछ लो कि कब तक आएगा। वो मैं फ़ोन कान के साथ लगा तो मैंने फ़ोन कान के साथ लगा लिया। दूसरी साइड से फ़ोन उठा लिया गया था। बड़े शरीफाना अंदाज में सलाम के बाद वो फ़ौरन बोले, जी दादाजी कैसे हैं आप बस तैयार रहें, मैं 10 मिनट तक आपके पास पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। अब बोलने की बारी मेरी थी। मैंने भी अच्छी खासी करके सुनाई कि बंदा सलाम करने के बाद जवाब के इंतज़ार में चुप रहता है कि अगला भी हमारे ऊपर सलामती भेजे तो तब अगली बात शुरू की जाए, और आप हो के स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले जा रहे हो। सलवा, ये तुम हो? नहीं, सलवा का भूत है। आगे से एक जोरदार कह कहा मोबाइल के अंदर गूंजा। माजरत चाहता हूँ सलवा, वो दरअसल दादाजी के नंबर से कॉल थी तो मुझे लगा कि वही होंगे। अब ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आगे से कोई भीगी बिल्ली बोल पड़ेगी। नहीं नहीं सॉरी, वो मेरा कहने का मतलब था कि सलवा बोल पड़ेगी। अच्छा चले, अब ज़्यादा बातें मत करें, दादा अब्बू आपके इंतज़ार में हैं। क्या सिर्फ दादा अब्बू इंतज़ार में है कि कोई और भी? नहीं जी, हाँ और कोई आपके इंतज़ार में नहीं है सिवाय दादा अब्बू के। रखती हूँ अब फ़ोन। इससे पहले कि वो कुछ और बोलते मैंने जल्दी से कॉल बंद कर दी। दादा अब्बू अपनी चाय लेकर बाहर लॉन में चले गए थे। मैं भी लॉन में चली आई। एहसन आ रहे हैं दादा अब्बू, वो बस पहुँचने वाले होंगे, आप तैयार रहें। अभी मेरे कहने की देर थी कि एहसन साहब सीधे घर के अंदर सलाम करने के बाद वो भी दादा अब्बू के साथ एक कुर्सी पर बैठ गए। सलवा जाओ, एहसन बच्चे के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। दादाजी पहले डॉक्टर से हो आते हैं, फिर वापसी पर कुछ खा पी लेंगे। और चाय तो ज़रूर पीऊँगा मैं, वो भी बगैर नमक के। दादा अब्बू अंदर कमरे में चले गए थे ये कहकर कि मैं अभी आता हूँ, तब तक आप दोनों बैठो। वैसे तंज करने की आपको कोई बीमारी तो नहीं? अरे सलवा जी, हमारी क्या मजाल कि हम आपको तंज करें, वो तो बस लाड़ से आपको ऐसा बोल दिया। वैसे एक बात कहूँ, मैंने उस दिन नमक वाली चाय भी पी लेनी थी। मैं तुम्हारी और गजाला की बातें भी सुन चुका था, लेकिन मुझे भी मजाक सूझा, और वो कब मैंने रिजवान भाई के आगे रख दिया। और दूसरी बात, रिजवान भाई को मैंने ही कहा था कि सलवा को बोले चाय बना कर लाए। बहुत जायका है तुम्हारे हाथों में। सलवा खाने भी अच्छे बनाती हूँ, और मैं तो वैसे भी मज़ेदार खाने खाने का बहुत शौकीन हूँ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें अपने घर ले जाऊँ। और इस दौरान एहसन को बस सुन रही थी मैं, खामोशी से। और मैं सुनना भी खामोशी से चाहती थी। वो बहुत अच्छा और प्यार से बोलते थे। वो थोड़ी सी खामोशी के बाद फिर बोले, हाँ तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि तुम्हें अपने घर ले जाऊँ, और वो भी शेफ़ बनाकर। मुझे बहुत ज़ोर की हंसी आई। कुछ देर हंसकर मैं बोली, बातें आप अच्छी बनाते हैं सलवा, तुम हंसती अच्छा हो, हंसती रहा करो। दादा अब्बू आ गए थे। सलवा बच्चे, तुम अच्छा सा खाना बना लो, रात का खाना एहसन हमारे साथ ही खाएगा। हम इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं गेट तक उन्हें छोड़ने गई। एहसन ने गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर पहले दादा अब्बू को बिठाया, और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख के सीट पर बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं भी रात के खाने के इंतज़ाम के लिए अंदर बढ़ गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।